सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, हम लोग स्वैप वेरिएबल पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे और उनका आंसर, उनका जो वैल्यू है एक दूसरे में स्वैप करना है, तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि तुम लोग को स्वैप करना है लेकिन टेम्पररी वेरिएबल को बिना यूज किए। ठीक है, वो तुम्हारा होमवर्क था। तो आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम लोगों का वो आंसर हो जाएगा, वो आंसर होगा। तो नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले, मैं तुम्हें थोड़ा सा वो प्रिंट फंक्शन के बारे में और बताना चाहूंगा। जो प्रिंट फंक्शन हमने पढ़ा था उसमें बहुत कुछ और फंक्शनलिटीज है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि ये प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है। जनरली जब मैंने दिखाया था तो डायरेक्टली ये प्रिंट जो फंक्शन है, इफ यू लाइक राइट इट लाइक दिस प्रिंट, और उसके बाद इसमें कोई भी स्ट्रिंग लिख दोगे, प्रिंट हेलो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं लेट्स सपोज, तो यहाँ पे तुम देखोगे प्रिंट हेलो हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें कोडिंग स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे तुमने देखा मैंने ये प्रिंट हेलो लिखा और प्रिंट हेलो से प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन में और कुछ लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये वर्ल्ड है ये दूसरी लाइन में आ जाए, तो मैंने तुम्हें बोला था एक स्पेशल, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख सकता हूँ। तो ये बैक स्लैश एन क्या होता है, इसको हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। सब लोग याद रखेंगे इसको, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, ये जो हेलो है यहाँ तक ये एक लाइन में लाएगा, और ये बैक स्लैश एन की वजह से फिर ये कर्सर दूसरी लाइन में लाएगा। तो अब तुम देखोगे ये हेलो वर्ल्ड जो है ये दो लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हेलो वर्ल्ड है पहले हेलो आया फिर दूसरी लाइन में वर्ल्ड आया। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हें फिर से लाइन ब्रेक्स करने हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइन ब्रेक्स इंसर्ट कर रहे हैं। ये बैक स्लैश एन सब लोग याद रखेंगे, इससे क्या होता है, इससे हम लोग लाइन ब्रेक इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं इसमें। तो पहला मैं तुम्हें फिर एक बताता हूँ। लेट्स सपोज किसी का नाम मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यहाँ पे किसी का नाम है, मान लेते हैं हारून, तो ये मैंने स्टोर कर दिया। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करना कैसे मैं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये वेरिएबल है इसको मैं एज स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नेम लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं जैसे इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे हारून लिखूंगा, लेकिन अगर मैंने गलती से ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाल दी, इसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया, तब ये प्रिंट फंक्शन जो है ये समझेगा कि ये वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये नेम प्रिंट कर देगा। तुम यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे नेम प्रिंट हुआ, लेकिन जब मैंने ये यहाँ पे ये कोड्स हटा दिए तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पाइथन के प्रिंट फंक्शन जो है इसने समझा कि ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो इसका नाम है वेरिएबल यहाँ पे, और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये हारून आ गया। तो मैंने इसका लेट सपोज दो और एक वेरिएबल बनाया, ये फर्स्ट नेम और मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम। सब लोग ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा रशीद, और यहाँ पे अगर मुझे आप दो चीजें प्रिंट करनी है तो मैं मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा फिर करके लास्ट नेम। तो मैं ये चीज करूंगा, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने एंटर किया तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हारून और रशीद आया। अगर मुझे अब लिखना है हेलो हारून रशीद, ठीक है, मुझे हारून रशीद को हेलो बोलना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले हेलो, ठीक है, हेलो एक स्ट्रिंग होगा, फिर कॉमा, फिर ये दूसरा नाम दिखाएगा, नाम दो दिखाएगा। तुम देख सकते हो हेलो हारून रशीद। अब तुमने यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल इंसर्ट किए, और जो भी वेरिएबल्स है या जो भी मैं वहां पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। तो सब लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से ये चीज देखेंगे कि जब भी मुझे बहुत मल्टीपल चीजें प्रिंट करानी होती है, चाहे वेरिएबल हो चाहे मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो, तो मैं यहाँ पे उनको कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ, तो वो एक ही लाइन में आ सकती है। ठीक है, तो ये रहा प्रिंट फंक्शन का। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें बहुत कुछ कभी प्रिंट करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिखना होता है कि उसका नाम ये है, उसका लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग इसके लिखते हैं एड्रेस। तो एड्रेस जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज जो हारून है वो ही इज फ्रॉम बारामूला, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉमा, फिर ऐसे लिखूँ फ्रॉम सपोज, फिर यहाँ पे लिखूँ कॉमा, फिर यहाँ पे लिखूँ एड्रेस, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तुम यहाँ से देख सकते हो हारून रशीद फ्रॉम बारामूला। लेकिन ये बहुत ही टीडियस होता है ऐसा लिखना कि मैं पहले हेलो फिर एफ नेम लास्ट नेम कॉमा करते जाऊँ। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स, यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसको हम लोग कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स। जनरली तुम लोग देखोगे कोड में हम लोग ये बहुत यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग्स। तो एफ स्ट्रिंग क्या होती है, इनको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है, ये हो गया एफ स्ट्रिंग्स। तो अब एफ स्ट्रिंग की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं और हमें बहुत सारे कॉमास डालने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, तो ये पूरा मैंने हटाया सपोज, और तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो बिना ऐसे, यहाँ पे एक एफ यूज करके, और उसके बाद तुम ये स्ट्रिंग में लिख दोगे। देखो पहले एफ स्टार्ट किया फिर स्ट्रिंग में लिख दोगे, फिर जो भी तुम स्ट्रिंग में लिखोगे, अगर अगर तो वो खुद से तुमने स्ट्रिंग बनाया तो उसमें तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, और अगर तुमने वो वेरिएबल यूज किया तो तुम्हें वो ये कर्ली ब्रेस में लिखना है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ क्या मेरा मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज मैं बोलूंगा हेलो, हेलो मैंने लिखा, फिर यहाँ पे मुझे हारून रशीद लिखना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, और उसका फर्स्ट नेम, ओके, फिर यहाँ पे दूसरा लेट्स सपोज, फिर उसका लास्ट नेम एल नेम। ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, और फिर मैं लिखता हूँ हेलो हारून रशीद फ्रॉम, फिर मैं ऐसे ही फ्रॉम लिख रहा हूँ, और बारामूला जब मुझे लिखना है तो एड्रेस यहाँ पे, फिर मैं एड्रेस लिख देता हूँ।
तुम देखो मैंने इसको ऐसे ही फॉर्मेट किया, लेकिन मैंने एक ही स्ट्रिंग में फॉर्मेट किया बिना वो सब कॉमा वामा डाल के। अब मैंने एक एफ स्ट्रिंग लिखा, उसमें पहले ये हेलो प्रिंट होगा, फिर ये एफ नेम जो है, क्योंकि ये वेरिएबल है कि हम ये वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं दे रहे, क्योंकि ये वैल्यू रीड कर रहा है वेरिएबल से, तो इसके लिए मैंने इसको स्पेसिफिकली लिखा इन करली ब्रेसेस में। ये जो करली ब्रेसेस तुम्हें दिख रहे हैं इनमें मैंने इनको लिखा। तो उसके बाद जो ये लास्ट नेम है इसको मैंने यहाँ पे मैं हम लोग एक और स्पेस डाल सकते थे, लेट्स सपोज ये सब हम लोग करेंगे। तो इफ वी रन दिस, अगर तुम्हें यहाँ पे दिखे हेलो हारून रशीद, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तुम्हें दिख रहा है हेलो हारून रशीद फ्रॉम बारामूला, तो यहाँ पे तुम्हें वो पूरा दिख रहा है विदाउट कॉमर्स, ये हम एक ही स्ट्रिंग में लिख दे रहे हैं। तो ये सब तुम लोग को समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। कि एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, पहले एफ लिखोगे, उसके बाद ये कोट्स में सब चीजें डालोगे, यहाँ पे एंड टू एंड कोट्स, और जो भी चीज वेरिएबल है उसको तुम यहाँ पे इन ब्रेसेस में डालोगे, ठीक है। और जो तुम्हारे पास वेरिएबल नहीं, जो तुम खुद से लिखना चाहते हो, वो तुम डायरेक्टली इस स्ट्रिंग में लिख सकते हो। सबको ये चीज समझ आई? कोई क्वेश्चन इस चीज पे? तो अगर तुम लोग को ये समझ आ गया, नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो नाउ वी अंडरस्टूड डेटा टाइप्स। हमने क्या सीखा, हमने डेटा टाइप सीखा, इनपुट लेना सीखा, आउटपुट लेना सीखा। अब लेकिन इस डेटा पे करना तो होगा कुछ, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा होता है, उस डेटा पे हम लोग कुछ करते हैं, यानी उन चीजों को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। इस डेटा पे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, और ये ऑपरेशन लगा के हमें कुछ आउटपुट मिलता है। सो वी हैव डेटा, मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा। तो हमारे पास कुछ डेटा था और इस डेटा पे हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए, ओके। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेशंस लगाने की वजह से हमारे पास कुछ आउटपुट आ गया, यानी डेटा को हमने मैनिपुलेट कर दिया, डेटा को हमने किसी और तरह प्रेजेंट किया। तो जैसे वो आउटपुट आ गया हमारे पास, ये डेटा की वजह से हमारे पास आउटपुट आ गया। या तुम्हारे पास इनपुट था, यानी इनपुट मतलब डेटा था, उस पर कुछ ऑपरेशंस एक्ट किए और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अब यही चीज सीखना है हमें। मैंने ये तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया था। कोई भी चीज जो होती है उसमें डेटा इन्वॉल्व होता है, उस पर तुम ऑपरेशंस करते हो, फिर उसका कुछ आउटपुट लेते हो। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग समथिंग। अब पहले ये जो मैं स्पीक कर रहा हूं ये डेटा है, मेरी बात करना ये डेटा है। अब ये क्या हो रहा है, अगर मैं कंप्यूटर डिवाइस देखूं, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो पहले ये वॉइस कैप्चर होगा, तो इसने डेटा ने कैप्चर कर दिया। अब क्या करना है, फिर इस पे बहुत सारे ऑपरेशन होंगे। इस वॉइस जो है मेरी, इसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, फिर वो जाके पूरा ट्रांसमिट किया जाएगा वो अलोंग द लाइन। ये सारे के सारे ऑपरेशन है। फिर जब तुम्हारे फोन तक आएगा या तुम्हारे राउटर तक ऊपर जो आएगा, तो वहां पे भी ये बाइनरी इनपुट आएगा। फिर उस बाइनरी को कन्वर्ट करना है वापस मेरी वॉइस में, जो तुम स्पीकर पे फिर सुनाई दे रहा है। तो इस सब चीज में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड डेटा है। बाकी जब ट्रांसमिशन जो हार्डवेयर इन्वॉल्व है ही, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज कांस्टेंट है, इसमें बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है और डेटा पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। वैसे हमने पाइथन में सीखा, या किसी भी लैंग्वेज में तुम्हारे पास क्या होगा, यू विल हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स, बहुत किस्म के डेटा टाइप्स होंगे। अब फिर उस डेटा को तुम्हें मैनिपुलेट करना है, उस पर ऑपरेशन करके किसी तरह उसको प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑपरेशंस पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ऑपरेटर्स से। बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, फिर जब ये सिंपल सिंपल चीजें मिल जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स चीज बना देती है, ठीक है। इसलिए ये सिंपल फंडामेंटल है, बहुत ध्यान रखना है। तुम्हें शायद लग सकता है कि अरे ये तो प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, लेकिन फिर जब इन्हीं चीजों को मिलाते हैं, जो भी तुम चीज देख रहे हो ना, वो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भले ग्राफिक्स होगा। अगर तुम देख रहे हो कोई बंदा तुम में से गेम खेलता है फ्री फायर, तो वहां पे देख रहे हो कैरेक्टर मूव हो रहा है, उसको हम चला पा रहे हैं, वो सब ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर उसमें क्या होता है, उसमें एक कैरेक्टर जो होता है, इट इज सेट ऑफ पिक्सल्स, उन पिक्सल्स को मूव कराया जाता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, लेट्स सपोज स्क्रीन ऐसे है, तुम्हारा स्क्रीन इज समथिंग ऑफ दिस, और स्क्रीन में पिक्सल्स बने हुए हैं, ये ऐसा होता है। अगर मुझे इस पे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे बाकी पिक्सल्स को ऑफ करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे एम लिखना है, मैं यहाँ पे इन पिक्सल्स को कलर कर सकता हूं। सपोज मैं ऐसे एम लिख देता हूं, अगर तुम देख पाओगे यहाँ पे, मैं दूर से अगर तुम इस चीज को देखो तो मैं ये एम नजर आ रहा होगा। दिस इज हाउ कंप्यूटर स्क्रीन वर्क्स। तो कंप्यूटर स्क्रीन में तुम्हें जो भी चीज दिख रहा होगा वो पिक्सल से बनी होती है। अगर वो पिक्सलेटेड स्क्रीन है तो वहां पे जूम करके देख सकते हो, वो पिक्सल ऐसे होती है। तो बाकी सबका डिफरेंट कलर किया जाता है, तो इसका डिफरेंट कलर किया जाता है। और फिर डेप्थ वेफ्थ वो सबका कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो पूरा हम लोग ग्राफिक्स में देखेंगे कैसे ये ग्राफिक्स बनाया जाता है। लेकिन बोलने की बात यह है कि ये सब ऑपरेशंस की वजह से होता है। तुम्हारे पास कोई पिक्सल वैल्यू होता है, उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो, उसको तुम जब तुम्हें मूव कराना होता है तो तुम कंप्यूटर को बोलते हो ये सारे जो पिक्सल्स है जो ब्लू में कलर है, इनको मूव कराओ, लेट्स सपोज एक स्टेप लेफ्ट, तो ये मूव हो जाएगा। तुम्हारे जो फ्री फायर में कैरेक्टर दिख रहे होंगे वो भी ऐसे ही काम करते हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स से। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली ये वो चीजें होती है जिनसे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग इनकी वजह से हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ये यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल हो सकते हैं, या ये तुम्हारे पास ये कीवर्ड हो सकता है, या सिंबल या एक कीवर्ड हो सकता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जब हम उसको डेटा दे देंगे, ये इसको मैनिपुलेट करिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है वेरिएबल पे या तुम्हारे डेटा पे, क्योंकि तुम्हारा डेटा जो स्टोर होता है वो वेरिएबल में स्टोर होता है ना। व्हाट आर दी, अगर कोई पूछेगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स पाइथन में या कुछ सिंबल्स होते हैं या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करने से हम लोग कुछ ऑपरेशन एक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ कर सकते हैं, यानी कि डेटा को हम लोग इन ऑपरेटर्स यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि हम इसको छेड़खानी कर सकते हैं, यानी कुछ आउटपुट जो हमें चाहिए वो चीज हम लोग कर सकते हैं। हम किसकी वजह से करते हैं, ऑपरेटर्स से। अब नेचुरल क्वेश्चन ये है कि हमने इतने सारे डेटा टाइप्स पढ़े, हमने इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, वैसे हम लोगों ने डबल देखा, हमने स्ट्रिंग देखा, तो इसका मतलब यह है कि हर जो हमारे पास डेटा टाइप है उसके पास अपने ऑपरेटर्स होंगे, उसको मैनिपुलेट करने के अपने अपने ऑपरेटर्स होंगे। ये ऐसी बात है कि जहाज चलाने के अब अपने उसका अपना अपना फंक्शनैलिटी होगा, वैसे अगर तुम गाड़ी चलाओगे उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी। वैसे हमारे पास डेटा टाइप्स है, डिफरेंट किस्म का डेटा है। अब उस डेटा को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास उस किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, ये सिंबल्स या कीवर्ड होते हैं जो हम यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब ये डेटा कहां स्टोर होता है, डेटा वेरिएबल्स में स्टोर होता है जब हम कंप्यूटर्स की बात करें तो। अब पहले स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत इजी, जो तुम लोगों ने क्लास 4th 3rd में पढ़ा होगा, यही ऑपरेटर्स है। तो स्टार्ट में जो हम लोग यूज करेंगे दे आर कॉल्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो अर्थमेटिक, तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये वो ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। जब मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा या अब किन पे अप्लाई होगा, ये जनरली अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे। जब हमारे पास कोई डेटा है जो एज नंबर्स में स्टोर किया हुआ होगा, तो उस पर हम लोग ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। तो अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने किस्म के, बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो ये सब तुम लोग को पता है, बस मुझे यहाँ पे लिखना है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कोड में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो ऑपरेटर है वो एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है हम उनका एडिशन कर सकते हैं, बहुत इजी। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एक और डिवीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ये सब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं। हमारे पास फ्लोर डिवीजन, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। कुछ चीजें तुम्हारे लिए नई होंगी लेकिन मोस्ट ऑफ चीजें तुम्हें पता होंगी। और एक हमारे पास एक और ऑपरेटर, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किन पे अप्लाई होता है, जनरली न्यूमेरिक डेटा पे, लेकिन कभी कभी ये प्लस ऑपरेटर ओवरलोड, जैसे मैंने बताया ये ओवरलोड ऑपरेटर है। पिछली बार हमने इसको स्ट्रिंग में भी यूज किया था, हमने इसको इंटीजर में भी यूज किया था। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आएगा, अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सबको आएगा। हम लोग सीधा कोड विंडो पे चलते हैं और एक एक चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीज हो रही है। ओके, ठीक है, अब मैं अपने कोड विंडो पे वापस आ जाता हूं और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे कैसे ये चीज होती है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑपरेटर्स देखा। अब मैं कोई सा भी वेरिएबल लिखता हूं, सपोज मेरे पास नंबर 1, एक मैंने वेरिएबल लिखा, इसमें मैंने नंबर डाला 450। मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा, ये भी एक वेरिएबल है, इसमें मैंने डाला 780 वैल्यू। ओके, तुम अंदर से पिक्चर बनाते रहो कि नंबर 1 कहीं लोकेशन है मेमोरी में, उसका एक नाम होगा, उसमें हमने 450 वैल्यू डाला। अब अगर मुझे एडिशन करना है तो सिंपल कुछ भी नहीं कर, ये दोनों में प्लस लिखना है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट, और उसके बाद नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 2, ये दोनों को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर तुम्हें दिख रहा है ये यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन हो गया। अगर मैं इसको एडिशन करूँ तो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है 1 2 3 0 एडिशन। अगर मुझे यही चीज में सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस माइनस डाल देना है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है -230। और मल्टीप्लीकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई डालोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन भी तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे 35100 ये मल्टीप्लीकेशन है। ऐसा वो सबको ये चीज समझ आ रही है। अब उसके बाद जो हमने देखा था, उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैंने स्क्रीन में जो लिखा था, मैंने लिखा था डिवीजन। सो डिवीजन भी अगर हम इसको करेंगे तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं ये सेम लिख के ये डिवीजन कर दूं, यहाँ पे ये डिवाइड ऐसे स्लैश से आता है। ठीक है, एक स्लैश लिख के ये डिवाइड माना जाता है। ये सब सिंबल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये डिवीजन भी यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद जो चीजें तुम्हें शायद नहीं पता होंगी, तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें पहला चीज जो हमारा था दैट वाज दिस फ्लोर डिवीजन। ये फ्लोर डिवीजन क्या है, अब मैं तुम्हें ये फ्लोर डिवीजन समझाता हूँ। देखो ये फ्लोर डिवीजन क्या है। अगर तुम अब डिवाइड कर रहे हो, तुमने यहाँ पे देखा ये कुछ डेसिमल्स में आंसर, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में आंसर दे रहा है 0.569 ऐसा कुछ। अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ा सा नंबर लिखूं ताकि मैं डिवाइड जब करूं, आई विल राइट समथिंग, या इसी को छोटा कर देते हैं, इसको मैं 12 लिख देता हूँ, क्योंकि सब ये वैल्यूज चेंज हुए। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 37.5 आ रहा है। ठीक है, तो 37.5 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट। मैं चाहता हूं कि इसका जो है इसका नियर बाय वैल्यू आ जाए
अगर तो वो वैल्यू ऐसा है कि मैं वो फ्लोर वैल्यू ले लूँ, उसका फ्लोर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास वैल्यू है 12.5 मेरे पास वैल्यू है, अब उससे अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो 13 आएगा, अगर मैं उससे नीचे जाऊंगा तो उससे 12 आएगा। तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं सील, दूसरे वाले ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं फ्लोर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट है तो 37.5 मेरे पास में, अगर मैं इसका सील वैल्यू ले लूंगा तो सील वैल्यू मतलब होता है 38, यानी कि इसके ऊपर जो वैल्यू आता है। सील का सीलिंग, जैसे हमारे घर में सीलिंग होती है, हमारे घर में फ्लोर होता है। तो अगर एक नंबर है पॉइंट में 12.2, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसका सील वैल्यू क्या है तो तुम्हें उसके ऊपर जाना है। 12.5 13 आ जाएगा, या 12.2 13 आ जाएगा। अगर मैं उसका तुम्हें बताऊं कि फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फ्लोर वैल्यू तो उसके नीचे वाला जो वैल्यू है, उसके नीचे वाला डिस्क्रीट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं वो डिवीजन यूज करूं, ठीक है, अब मैंने यहां पे डबल लिखा, मैंने यहां पे ये डबल स्लैश, डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। तो यहां पे ये मेरे पास था एडिशन, देखो मैं साथ साथ कमेंट भी लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहां था सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद यहां पे मेरे पास था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहां पे मेरे पास था डिवीजन। तो डिवीजन इज नॉर्मल डिवीजन। तो ये सब, ये जो मेरे पास डिवीजन है, तो ये सबको सबका सब बेसिकली मेरे पास पॉइंट्स में दे देगा। यहां पे जो मेरे पास डिवीजन है ये फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये मेरे पास फ्लोर डिवीजन है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे इसको रन करता हूं, तुम यहां पे देख सकते हो, यहां पे आप 37 वैल्यू आया। 37 क्यों? क्योंकि मैं फ्लोर वैल्यू ले रहा हूं, इसका सील वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है। इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन, यानी कि जो इसका नीचे वाला नंबर है, जो इंटीजर है, उसको आंसर दे दो। अगर यहां पे मैं लिखूं, सपोज यहां पे मेरे पास 37.5 था, अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं, सपोज मैंने इसको 440 कर दिया, अब तुम यहां पे देख सकते हो यहां पे 36.6 आ गया। अब इसे 36 ले लिया इसने, ये और इससे नीचे चला गया, ठीक है। ये फ्लोर वैल्यू ले लेता है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया कि ऑपरेशन में प्लस तो सबको पता है, एडिशन करना, दो नंबर्स का ऐड करना प्रीटी इजी, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन का समझ तुम्हें आ गया। और मैंने एक और चीज यहां पे बताया, दैट इज फ्लोर डिवीजन। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो ऑपरेटर्स और इंपॉर्टेंट है, जो शायद तुमने स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। तो यहां पे जो तुम्हारे पास है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अब मैं दिखाता हूं मॉड्यूलस किसको कहते हैं। प्रीटी इजी, बस इसका नाम ऐसा है। अगर मेरे पास सपोज 11 है, अगर मैं 11 को डिवाइड 2 से करूं, ठीक है, अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो 11 डिवाइड बाई 2, या जैसे भी तुम लिखते हो, तो उसमें तो एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर ये 10 होता तो एग्जैक्टली डिवाइड होता, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा, लेकिन वहां पे एक रिमाइंडर बचेगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये तुम्हें रिमाइंडर वापस देता है, जो तुम्हारा रिमाइंडर होता है वो वापस देता है। तो अगर तुम लिखोगे 11/2, तो इसका अगर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर करूं तो ये मुझे 1 दे देगा। क्यों? क्योंकि 2 5 आर 10, 10 तक तो ये एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मॉड्यूलस तुम्हें ये रिमाइंडर दे देगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं 25 डिवाइड बाई लेट्स सपोज 6 लिख दूं, तो 6 4s आर 24, तो वहां पे 1 बच रहा है। सब लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये परफेक्ट डिवाइड तो नहीं होगा। अगर परफेक्ट डिवाइड हुआ तब तो ये 0 दे देगा, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं कुछ। और जब ये रिमाइंडर कुछ बचेगा तो ये मॉडुलस ऑपरेटर उसको वापस दे देता है। अगर मैं यहाँ पे 27 लिखूं, 27 डिवाइड बाय सपोज 3, अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 3 9s आर 27, अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस है वो 0 दे देगा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता है जब भी तुम उस चीज से डिवीजन परफॉर्म करोगे, और जो रिमाइंडर बचेगा तुम एग्जैक्ट डिवाइड करो, और जब रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर तुम एज अ ऑपरेशन वापस दोगे। और ये मॉड्यूलस बहुत काम आता है, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे काम आता है। तुम सब लोगों ने देखा होगा जब तुम टाइम मेजर करते हो, जब तुम टाइम देखते हो, तो आजकल 2 किस्म की घड़ियां देखने को मिलती है। एक तो तुम्हें वो बताएगा जो 1 से लेके फिर पहले 12 तक, फिर 12 से लेके वापस 1 बजाता है। लेकिन तुमने देखा होगा 24 आवर क्लॉक्स भी होती है। 24 आवर्स क्लॉक कैसे होती है, वो तुम्हें बताएगा टाइम इज 0 1 2 3 4, वो पूरा 24 बता देता है। लेकिन अगर उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है नॉर्मल 1 to 12 में, ठीक है, नॉर्मल क्लॉक जो हमें समझ आता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस वक्त टाइम क्या हुआ, तुम लोग बताओगे 10:30 हुआ। अगर रात के लेट सपोज मैं मानता हूं कि रात के 6 बजे हैं, या रात के 8 बजे हैं, तो अगर तुम बताओगे कि रात के कितने बजे, तो रात के 8 बजे। लेकिन अगर उसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें लोग बताएंगे कि उस टाइम लेट सपोज 18 बजे हैं, 18 आवर, ऐसा वो लिखेंगे, ठीक है। यानी रात के लेट सपोज 8 बजे, या वो बताएंगे 20 आवर्स हुआ है टाइम, 20 आवर्स 8 बजे। यानी कि अगर मैं 18 लिखूं यानी 6 बजे, 18 आवर्स का मतलब होता है कि रात के 6 बजे हैं। अगर तुम लोगों ने ये क्लॉक देखी होंगी अपने फोन्स पे, तो 2 किस्म की क्लॉक होती है, एक 12 आवर क्लॉक, एक 24 आवर क्लॉक। तो 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, टाइम होता है 1 से लेके 12 तक, फिर वो रिपीट हो जाता है। लेकिन 24 आवर क्लॉक में हमारे पास स्टार्ट ही होता है, हमारे पास स्टार्ट होता है 1 से लेके सीधा 24 तक, ऐसे कुछ। हम लोग जैसे वहां पे 12 वहां पे वो 0 टाइम दिखाएगा, फिर जैसे 1 बजे का तो वो 1 दिखाएगा, 1 2 3, वो पूरा 24 आवर क्लॉक चलाता है। अब अगर तुम्हें इस आपस में इनको कन्वर्ट करना है, इन टाइम्स को कन्वर्ट करना है, तो तुम मॉड्यूलस लगाते हो। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि बोलो 18 आवर्स बजे है, तुम्हें कोई बताएगा बोलो कि मुझे 12 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर दोगे, तुम इसको कैसे कन्वर्ट, तुम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाओगे। तुम बोलोगे
18 मॉड्यूलस 12, यानी इसको 12 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उतना टाइम आया, तो 18 मॉड्यूलस 12, तो तुम यहाँ पे देखोगे 6 बचेगा, क्योंकि 12 1 are 12 और वहां पे 6 बचा। सिमिलरली अगर तुम्हें बताएगा कोई कि 20 आवर्स बजा है, यानी अगर तुम उस 24 क्लॉक पे देखोगे, उसमें वहां पे तुम्हें देखा कि 20 बजा है, तो वहां पे तुम मॉड्यूलस फिर से लोगे, उसको डिवाइड बाय 12 करोगे, फिर तुम यहाँ पे देखोगे 8 बच गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तुम देखोगे ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत जगह कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। और मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर पूरा का पूरा तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। जब तुम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना ऑनलाइन, तो वहां पे ये पूरा क्रिप्टोग्राफी यूज, इसको हम लोग नंबर थियरी कहते हैं, वो हम एक बार कभी देखेंगे नंबर थियरी। लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा जो क्रिप्टो सिस्टम है, जब भी तुम बैंक में डिटेल्स एंटर करते हो, जब भी तुम लोग कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, जब भी तुम अपना ऑनलाइन पासवर्ड लिखते हो, तो उसमें बहुत सारे ये नंबर थियरी के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस सबको समझ आ गया, मॉड्यूलस क्या करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते कैसे हैं। देखो अब यहां पे हमने 2 लिखा, यहां पे 440, मैं क्या करूंगा, आई विल राइट प्रिंट, मैं पहले कोड स्क्रीन दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और यहां पे फिर मैं लिखता हूं नंबर 1। ठीक है, मेरे पास पहला नंबर है और उसका मॉड्यूलस ले लेता हूं। ठीक है, उसका मॉड्यूलस ले लेता हूं मैं नंबर 2 से, नंबर 2। और ये मॉड्यूलस तुम देखोगे ये परसेंट की तरह लिखा जाता है, जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। अगर मैं इसको आप प्रिंट कर दूं, तुम यहां पे देख सकते हो ये रिमाइंडर 8 यहां पे दिया, इसने मॉड्यूलस ऑपरेटर 8 दे दिया। चलो हम लोग सिंपल नंबर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अगर मैंने यहां पे लिखा कि 20 बच गए, ओके, मुझे पता है मुझे 12 से करना है, तो यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे 8 आ गया नंबर, यानी कि उसका मतलब है 8 बच गए। ठीक है, जब मैं 20 को डिवाइड बाय 12 से करूंगा, 12 1 12 और 8 बचेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखूं कोई और सा नंबर, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, तो तुम्हें देखिएगा मॉड्यूलस 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 3 18 और 2 बच गया। तो यहाँ पे तुम देखोगे पूरा का पूरा एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, फ्लोर डिवीजन हो रहा है, और मॉड्यूलस ऑपरेशन यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि ये हमें रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो और एक ऑपरेटर पढ़ा, तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो और एक ऑपरेटर जो हमारे पास था वो था एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन तुमने देखा है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, ये जो हम लोग पावर लिखते हैं 2 रेज टू पावर, अगर मैं लिखूं 5 रेज पावर 2, तो इसका मतलब है 5 को खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करो, दिस इज 25। अगर मैं ऐसे ही लिखूं 2 रेज पावर 3, इसका मतलब है 2 को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब है 8। तो यहां पे इसको जो कहते हैं ना, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर, तुम जिसको तुम पावर कहते हो, इसको हम लोग असल टर्म में मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो है तुम्हारे पास बेस, पावर और नंबर हमारे पास ये होता है। लेट्स सपोज दिस इज बेस, इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर होता है, जो आंसर में आता है उसको हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो अगर मैं फिर से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे ये जो नंबर है मेरे पास, ये इसको मैं बेस कहूंगा, और ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, या पावर। और जब मैं इसको लिखता हूं इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आता है, तो ये 1000 के बराबर आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 3 बार करना है मुझे आपस में, तो ये 1000 यहां पे आया। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहां पे नंबर कहते हैं। 3 चीज तुम्हें याद रखनी है, बेस, एक्सपोनेंट या पावर और नंबर, ये 3 चीजें हमारे पास है। तो जब भी तुम कोई चीज लिखते हो, तो यहां पे इसको कहते हैं, हमने इस पे एक्सपोनेंशिएशन अप्लाई किया, हमने इसको एक्सपोनेंट किया। तो ये कहां पे, ये बहुत जगह तुम्हें मैथमेटिक्स में यूज आता है ये एक्सपोनेंट। अगर मैं तुम्हें लिखूं 12 रेज पावर 2, तो तुम्हें क्या करना है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 बार इसको करना है। अगर मैं लिखूं 5 टू द पावर 4, तो इसका मतलब है 5 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है इस चीज का, जो मैंने 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करा है, तो इसको सिंपल लिखने का तरीका ऐसा है। तो अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, कोई आंसर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। 225, 5 5 25 25 625, तो यहाँ पे आंसर आएगा 625, ऐसा कुछ। तो सिमिलरली अगर तुम बाकी यहाँ पे करोगे हर जगह, दिस इज 12 स्क्वायर 12 2, दिस इज 224। ठीक है, तो ये जब तुम मल्टीप्लाई आपस में करते रहोगे इनको, तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे ऐसे आंसर मिलते रहेंगे। तो यही एक्सपोनेंट पावर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में करेंगे। कोई चीज हमें पावर रेज टू पावर करानी है, तो उसको रेज, ये पावर रेज कराना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग डबल स्टार, ऐसे ऐसे पाइथन में इसको डबल स्टार से लिखते हैं, और बाकी लैंग्वेज में अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, अपने अपने सिंबल्स है, और लेकिन हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स है, ये सिर्फ पाइथन में नहीं है। सी में, C++ में, C#, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, तो उसमें ये ऑपरेटर्स होंगे, उसमें डेटा टाइप्स तो होंगे ही, उसमें ये ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें अगर ये ऑपरेट करना है, अगर हम लोग को एक्सपोनेंट्स यहाँ पे यूज करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूंगा नंबर 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 ऑपरेटर जब मैं लगाऊं, ये 2 स्टार, इसका मतलब एक्सपोनेंशिएशन करो, इसको रेज टू पावर कर दो। ओके, फिर मैं लिखूंगा नंबर 2। ठीक है, मैं सिंपल सा नंबर लिखता हूं 2 टू द पावर 6। यहां पे जब मैंने लिखा 2, नंबर 1 की जगह 2 आएगा,
स्टार स्टार का मतलब है पावर लगा दो, नंबर 2 का मतलब है 6, 2 टू द पावर 6 कितना है 64। अगर मैं इसको चलाऊं तो यहां पे तुम्हें नजर आ रहा है नंबर 64, ठीक है। तो ये मैंने, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, सपोज मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, अगर मैं यहां पे नंबर 2 लगा दूं पहले और नंबर 1 लगा दूं, कौन मुझे बताएगा क्या आंसर आएगा। अब ये क्या करेगा, पहले हमने नंबर 1 रेज्ड पावर नंबर 2, अभी मैं क्या कर रहा हूं नंबर 2 रेज्ड पावर नंबर 1, तो इस केस में क्या आंसर आएगा, कौन मुझे बताएगा। तो यहां पे मैं तुम लोग को बता रहा था कि अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो इनिशियली इफ यू सी हमने ऐसा लिखा था 2 टू द पावर 6, क्योंकि नंबर 1 टू द पावर नंबर 2, नंबर 1 मेरे पास 2 था और नंबर 2 मेरे पास 6 था, तो यहां पे 2 टू द पावर 6, दिस मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, और 6 बार मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 64। अगर मैं अब उल्टा कर दे रहा हूं इसका, मैं बोल रहा हूं 6 टू द पावर 2, यानी कि नंबर 2 टू द रेज्ड टू द पावर नंबर 1, तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस इज 36, ठीक है। सिमिलर एक और बार एक्सरसाइज करता हूं सो आई विल बी श्योर कि तुम लोग को समझ आए ये। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 2 टू द पावर 10, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसको रेज करता हूं नंबर 1 रेज टू द पावर नंबर 2, कौन मुझे आंसर बताए क्या होगा यहां पे। 2 टू द पावर 10 कितना होता है, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो। आई थिंक सिलिकन स्पार्क वालों को पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये 2 का टेबल याद किया होगा। सुफियान एनी आंसर्स। 1024, ब्यूटीफुल। यहां पे अगर तुम देखोगे 1024 आया, 2 टू द पावर 10 इज 1024। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, सपोज इसको मैं रिवर्स करूंगा नंबर 2 और 1, अब मुझे कौन पता क्या आंसर आएगा इसमें। इसको मैं रिवर्स कर दिया, पहले 2 टू द पावर 10 था, अभी 10 टू द पावर 2 है, इसका आंसर क्या आएगा 100, ब्यूटीफुल। तो यहां पे तुम देख पाओगे 100 आएगा। तो यहां पे बहुत ये ख्याल रखना होता है। अब तुमने ये सारे ऑपरेशन सीख लिए, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। फिर से एक और बार रिवीजन करते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स थे। हमारे पास जो ऑपरेटर था, द फर्स्ट ऑपरेटर वी हैड वाज एडिशन, उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स थे वो सब्ट्रैक्शन। ये सब ऑपरेटर्स यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमारे पास एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, फ्लोर डिवीजन था, मॉड्यूलस था और एक्सपोनेंशिएशन था। तो यही सारे ऑपरेटर यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर बनाएंगे। हम लोग एक पूरा फंक्शनल कैलकुलेटर बनाएंगे क्योंकि हमने सीखा है कि इनपुट कैसे लेते हैं, हमने सीखा है कि आउटपुट कैसे लेते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, एक तो कैलकुलेटर बनाएंगे और हम लोग एक एटीएम मशीन बनाएंगे। एटीएम मशीन में तुमने देखा होगा कि उसमें पैसा कितना होगा। पिछली बार मैं थोड़ा तुम्हें ब्रीफली दिखाया था, उस टाइम मैंने बोला था तुम्हें कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ये एटीएम मशीन अंदर से चलता है, ठीक है। अब तुम्हें वो एटीएम मशीन का कोड अच्छे से समझ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब तुमने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े। अब किसी का बैंक बैलेंस होगा, फिर उस बैंक बैलेंस में हमें डिक्रीमेंट करना है, वो बहुत सारी चीजें हम लोग अब एटीएम मशीन, कैलकुलेटर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे बाय जस्ट नोइंग ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर हमें उसका इंटरफेस बनाना है। पहले तो हम लोग कमांड लाइन में लिखेंगे। कमांड लाइन का मतलब होता है हमको कमांड्स दे रहे हैं, फिर उसका कुछ, उसको कहते हैं जीयूआई। दो किस्म के इंटरफेस होते हैं, ये सब याद रखेंगे कि कोई कंफ्यूज ना हो। एक होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक हमारे पास होता है कमांड लाइन, सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो तुम अभी दिख रहा है, जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पे कुछ आइकन दिख रहा है, उस पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, एक स्क्रीन पे कुछ चीजें आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तुम कोई भी ऐप यूज करते हो ना, तो वो ये वाला यूज करते हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। चाहे तुम कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे तुम कोई गेम खेलते हो, तो वो सब ये चीज यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन जब हम कोड डेवलप कर रहे होते हैं, जनरली हम लोग पहले सीएलआई पे डेवलप करते हैं, उसको कमांड लाइन इंटरफेस पे डेवलप कर रहे होते हैं। यानी कि वहां पे जो तुमने टर्मिनल देखा या पावर शेल देखा होगा विंडोज में, तो उसमें हम लोग कमांड्स लिख लेते हैं और वो कमांड से रन होता है। तो प्रोग्राम जनरली ऐसे डेवलप किया जाता है, टेस्टिंग सब कुछ, उसके बाद उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये भी अलग जॉब होती है, कौन ये इंटरफेस बनाएगा, इनको हम लोग कहते हैं यूआई डिजाइनर, यूआई और यूएक्स डिजाइनर्स, ठीक है। पिछली बार मैंने ये बताया तुम लोग को, यूआई कौन डिजाइन करेगा, ये दिखेगा कैसा, वो कौन डिजाइन करेगा, लेकिन वो दिखेगा कैसा वो सेपरेट इशू है। लेकिन अब उस बटन पे क्या होगा, इस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, तो वो पूरा कोड होता है, इसको कोड लिखा होता है पीछे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग पूरा फोकस अभी यहाँ पे करेंगे, हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस पे लिखेंगे पहले कोड, पूरा का पूरा हम लोग टर्मिनल में देख रहे हैं। और जब भी वो तुम्हें टर्मिनल सीखा, तुमने एक बार वो समझ आ गया, तो फिर तुम्हें एक ही चीज सीखनी है कि अब ये टर्मिनल पे कर पा रहा हूं मैं, इसी को मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ले आना है। जो वो मुझे स्क्रीन दिख रहा है, अभी अगर तुम एडुकेशन का कोड देखोगे तो उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स अभी लिखे हुए हैं, और ये ग्राफिक्स की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ये ग्राफिक्स को कैसे बनाएंगे, इनका कोई फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे। पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे कमांड लाइन में चला के, और उसके बाद एक स्टेज आएगा जब हम लोग फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे। तो यूजर इंटरफेस क्या मतलब होता है, यूजर इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है जिससे वो इंटरेक्ट करेगा। यूजर क्या मतलब है कि जो यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे यूजर इंटरफेस ग्राफिकल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इंटरफेस जो हमारे पास है, ये यूजर का, यहाँ पे यूजर वर्ड ही नहीं है, क्योंकि जनरली सीएलआई जो कमांड लाइन पे यूजर इंटरेक्ट नहीं करता, उस पर डेवलपर इंटरेक्ट करता है। और ये जीयूआई जो होता है,
जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस जो होता है, यहाँ पे ग्राफिकल वो एंड यूजर जो होता है वो यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। तो जो हम यहाँ पे ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, ये ऑपरेशन जो हमने पढ़े उसकी वजह से हम लोग पहले कैलकुलेटर बनाएंगे, एटीएम मशीन बनाएंगे। लेट्स सपोज तुम अपना पर्सनल एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारे पास कोई तुम कितना खर्चा करते हो पूरे महीने का, तुम्हारे घर का पूरा वो सारा सामान का तुम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हो बस सिर्फ ये यूज करके। अगर तुम्हारे पास ऑपरेटर्स तुम्हें पता है और तुम्हें ये इनपुट लेना आता है और आउटपुट दिखाना आता हो। लेकिन अभी तक हम लोग किस में काम करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।